Hello, my dear students. Welcome to Organic Chemistry class for MSc फर्स्ट सेमेस्टर। हम डिस्कस कर रहे थे हेमेट इक्वेशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो हेमेट इक्वेशन है एक सिंपल सा रिलेशनशिप है जो क्वांटिफाई कर रहा था इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं उस पे उस रिएक्टेंट पे हम फिर डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट लगा के देखते थे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज हो रहा है, वेदर इट इज़ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, और इसके रिएक्शन इंटरमीडिएट पे या ट्रांजिशन स्टेट में इस चेंज इन सबस्टिट्यूएंट का कितना असर होता है। तो एक सिंपल सा इक्वेशन था लॉग ऑफ के आई डिवाइडेड बाय के नॉट इक्वल टू रो इनटू सिग्मा। तो के आई था रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सबस्टिट्यूटेड रिएक्टेंट। के नॉट किसका था? रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नॉन सबस्टिट्यूटेड रिएक्टेंट। रो क्या था? रिएक्शन कांस्टेंट था। सिग्मा था सबस्टिट्यूएंट कांस्टेंट था। ठीक। अब इस रिलेशनशिप के लिए जो सिंपल सा इक्वेशन स्टडी किया था हेमेट ने, वो था डिसोसिएशन ऑफ सबस्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। यही इसी रिएक्शन को ऐसे मॉडल रिएक्शन या रेफरेंस रिएक्शन स्टडी किया था। फिर इसमें क्या देखा कि कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंस हो रहा है जब हम सबस्टिट्यूएंट को से एक्स को वेरी कर रहे हैं ऑन डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। जैसे आपने नाइट्रो ग्रुप लगाया तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ। जब हमने अमाइनो ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। हम इन सबस्टिट्यूएंट के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की इन्फ्लुएंस को स्टडी करते थे। तो इस में जो हाइड्रोजन था ऐसे रेफरेंस सबस्टिट्यूएंट लिया, क्योंकि सिग्मा जो पैरामीटर है वो सबस्टिट्यूएंट पैरामीटर है और हाइड्रोजन हमारा क्या है? रेफरेंस सबस्टिट्यूएंट है। तो सिग्मा का वैल्यू यानी सिग्मा क्या है? सबस्टिट्यूएंट पैरामीटर फॉर हाइड्रोजन इक्वल टू 0 लिया, यानी यहाँ इसका कोई असर रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं होगा। फिर सिग्मा का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया बाय मेजरिंग द रेट ऑफ बेंजोइक एसिड डिसोसिएशन विद दैट सबस्टिट्यूएंट रिलेटिव टू व्हेन x इक्वल टू h। ठीक है, यानी हमने h को ही रिलेट करके डिफरेंट और ग्रुप्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। फिर हमने कैलकुलेट किया क्या सिग्मा फॉर अदर सबस्टिट्यूएंट्स। सिग्मा किसके बराबर था? सिग्मा था लॉग ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाय के, यानी लॉग ऑफ के एक्स है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सबस्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, के था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। और रो क्या था? रो रिएक्शन कांस्टेंट था। ये हमारा रेफरेंस रिएक्शन था या स्टैंडर्ड रिएक्शन था, तो इसलिए रो का वैल्यू क्या कंसिडर किया? इक्वल टू 1। तो वहाँ पे हमने कुछ रिलेशंस निकाला कि अगर सिग्मा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि जो सबस्टिट्यूएंट हमने बेंजीन रिंग के साथ अटैच किया है वो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और वो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड को क्या कर रहे थे? फास्ट कर रहे थे, क्योंकि वो बेंजोइड आयन को क्या कर रहा था? स्टेबलाइज कर रहा था। लेकिन अगर सिग्मा का वैल्यू लेस देन 0 होता था या माइनस में होता था तो इसका क्या मतलब था कि जो सबस्टिट्यूएंट आपने वहाँ अटैच किए वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। फिर वो क्या कर रहा था? बेंजोइड आयन को डिस्टेबलाइज कर रहा था, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड डिक्रीज हो रहा था। और अगर सिग्मा का वैल्यू 0 होता है तो वो सबस्टिट्यूएंट उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा। ठीक।
तो अभी तक हमने जो भी स्टडी किया, सिग्मा का वैल्यू निकाला, वो सब रिलेटेड टू हमारा रेफरेंस रिएक्शन यानी डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड था। अब हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपका हेमेट इक्वेशन है, क्या ये दूसरे जो रिएक्शन है उनके साथ रिलेट करके उनका इफेक्ट पता कर सकते हैं इसको जबकि हमारा मेन मकसद तो यही है ना। तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं। एक से फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सा रिएक्शन लेंगे। से फॉर एग्जांपल ए है चेंज इनटू बी और इसका जो ऑब्जर्वेड रिएक्शन कांस्टेंट है के एक्स, या ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है से के एक्स, ठीक है, कैपिटल के स्मॉल के। और जो हमारा रेफरेंस रिएक्शन है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोइक एसिड विद डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक। अब हमें पता है चाहे ये रिएक्शन है या एक इक्विलिब्रियम का एक स्टेट है, दोनों में हम जो हेमेट इक्वेशन है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो हेमेट इक्वेशन क्या था? लॉग ऑफ के एक्स यानी रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूटेड रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अनसब्स्टिट्यूटेड रिएक्टेंट, यानी ये वाला जो क्वांटिटी था हमारा रिएक्शन साइड का था, इस इक्वल टू रो इनटू सिग्मा। सिग्मा क्या था? सिग्मा था लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर क्या था? अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड था। ये किसका था? बी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेंजोइक एसिड का, और ये वाला आपके रिएक्शन का है, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। ये वाला क्वांटिटी आपके बेंजोइक एसिड का है, और ये लॉग ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाय के एच ऑफ द रिएक्शन, इस रिलेशन से पता चल रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाय के एच ऑफ बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये हमारा क्या है? रिएक्शन कांस्टेंट है। मींस यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मींस ये क्या है? एक लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है। इट इज शोइंग ए linear relationship because these are directly proportional to each other। इस इक्वेशन को, इस रिलेशनशिप को हम लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप भी कहते हैं, LFER, लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। अब इसको लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप क्यों कहते हैं, इसको हम अभी देखते हैं। मेन इक्वेशन क्या है? लॉग ऑफ के एक्स divided by KH for reaction is equal to rho into log of KX by KH, किसका? बेंजोइक एसिड का, ठीक है। तो अब इसको हमें फ्री एनर्जी रिलेशनशिप के साथ अगर हम इसको रिलेट करेंगे तो हमें पता है जो डेल्टा जी होता है किसके बराबर होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2.303 RT log ऑफ के। फिलहाल ये जनरल इक्वेशन याद रखो आप। ये फॉर द रिएक्शन होगा तो डेल्टा जी इक्वल टू के एक्स की जगह पे हम लिख रहे हैं तो डेल्टा जी -2.3 RT log ऑफ के एक्स आएगा। अगर हम एच के लिए लिख रहे हैं तो डेल्टा जी इक्वल टू -2.3 RT log ऑफ के एच आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं इन जनरल सा लिखूंगा log ऑफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फिर log ऑफ के डेल्टा जी अपनी जगह रहेगा और 2 माइनस यहाँ रखिए 2.3 ये 2 है 2.3 RT ये है। अब ये जनरल सा इक्वेशन आप याद रख सकते हैं। तो क्या आएगा? लॉग ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाई के एच, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ के एक्स माइनस लॉग ऑफ के एच इज इक्वल टू रो लॉग ऑफ
के एक्स माइनस लॉग ऑफ के एच। ये किसका है? फॉर बेंजोइक एसिड बी, और ये है फॉर आपका रिएक्शन के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, लॉग ऑफ के एक्स की जगह अगर हमें यहाँ लॉग ऑफ के एक्स होगा ये वाला, तो क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ के एक्स की जगह पे माइनस 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 डेल्टा जी से शुरू करेंगे। लॉग ऑफ के जगह माइनस डेल्टा जी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2.3 आर टी था, आर टी को हम पहले लिखते हैं, आर टी 2.3 इंटू 2.3, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ के एच की जगह पे, लॉग ऑफ के एच की जगह पे लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, फिर डेल्टा जी क्या आ जाएगा? 2.3 आर टी। इसको ये पूरे रिएक्शन के लिए हो गया आपके, ये रिएक्शन के लिए हो गया। इस इक्वल टू रो का वैल्यू आपको लिखना है। फिर लॉग ऑफ के एक्स क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ के एक्स आएगा माइनस डेल्टा जी डिवाइडेड बाय 2.3 आर टी आएगा। सेम माइनस माइनस, इस जी का माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ के एच की जगह पे। अब ये बेंजोइक एसिड का है, थोड़ा इसको डिफ्रेंशिएट करें, नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय 2.3 आर टी, ये किसका है? आपके ये बेंजोइक एसिड का। अब इसको डेल्टा जी नॉट एक्स और डेल्टा जी नॉट एच लगाते हैं, ठीक, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस। ये वाला पोर्शन आपके बेंजोइक एसिड का है, ये वाला पोर्शन आपके रिएक्शन का है। अब थोड़ा सा यहाँ आप देखिए, अगर इन सब को हम कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो आर टी 2.3 बाहर आ जाएगा माइनस के साथ, 2.R3 आर टी, और यहाँ से 2.R3 बाहर आ जाएगा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? ये इसके साथ कट हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कट हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करके ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस को अगर हमने बाहर निकाला तो माइनस भी क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसे देख लीजिए, माइनस को आप बाहर निकालिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस को बाहर निकालेंगे तो डेल्टा जी एक्स, माइनस को हमने बाहर निकाला था, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस डेल्टा जी आएगा फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू रो। माइनस को आपने बाहर निकाला था, कट हो गया था इस माइनस के साथ, तो यहाँ बचेगा डेल्टा जी नॉट एक्स। ये माइनस बाहर निकाला तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट एच, ये फॉर द बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा जी एक्स माइनस डेल्टा जी एच, है ना। तो डेल्टा ऑफ डेल्टा जी आएगा ना, डेल्टा ऑफ डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू रो, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? इसको ऐसे रो इनटू डेल्टा जी ऑफ डेल्टा जी नॉट। बस ये सिंपल सा रिलेशनशिप है, यानी चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये आपका कांस्टेंट है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द dissociation of the benzoic acid. Means these two are directly related to each other. Means this change in free energy is linearly related to each other. That is why this equation is also called as linear free energy रिलेशनशिप। आपके जो हेमेड इक्वेशन है उसको लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप भी कहते हैं, बिकॉज फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड, इसलिए इसको LFER भी कहते हैं। तो हमने देखा जो हेमेड इक्वेशन इज ए लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी ये कांस्टेंट है,
constants for rate a constant a similar demonstration a may be made। यानी अगर आपको रेट कांस्टेंट का, अभी तक हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए निकाला, रेट कांस्टेंट के लिए आपको डेल्टा जी की जगह पे डेल्टा जी डैगर लगा, डबल डैगर लगा के आप इस इक्वेशन को कर सकते हैं। सेम रिलेशन आएगा लीनियर फ्री एनर्जी वाला रिलेशनशिप, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अभी तक हमने देखा कि अभी तक जो रेफरेंस आपका रिएक्शन था बेंजोइक एसिड, उसी के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक हमारे माइंड में यही घूम रहा है कि जो लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप या आपका हेमर्ड इक्वेशन है, क्या ये अदर सबस्टिट्यूएंट के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर अदर रिएक्शंस, है ना। दूसरा कोई रिएक्शन है, उस पर हम सबस्टिट्यूएंट को चेंज कर रहे हैं, क्या वो चेंज इन सबस्टिट्यूएंट से उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज होगा, उसको हम क्या रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड पे हम नाइट्रो ग्रुप लगा के देखा, बेंजोइक एसिड पे हमने NH2 फिर सिग्मा का वैल्यू लिया। क्या ये वैल्यू, इन वैल्यूज़ को, क्योंकि हमने अभी तक देखा ना दीज आर लीनियरली रिलेटेड, तो क्या हम इस लीनियर रिलेशनशिप को दूसरी रिएक्शन के साथ को रिलेट कर सकते हैं। क्या हम इसको दूसरे रिएक्शन के साथ को रिलेट कर सकते हैं, ताकि हमें इफ़ेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट हमें पता चल जाए उनके रेट ऑफ रिएक्शन पे। जब हमें वो पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा इसके मैकेनिज़्म के बारे में, उसके ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, उसके इंटरमीडिएट के बारे में। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल जो अर्ली स्टडीज़ में अपने हेमेट ने लिया था कि हाइड्रोलिसिस या बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड इथाइल बेंजोएट। ठीक, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे इस चीज़ को रिलेट करने के लिए अपने रेफरेंस रिएक्शन के साथ, तो आपको क्या क्या प्लॉट करना पड़ेगा, आपको हेमेट प्लॉट। ठीक है, हेमेट प्लॉट क्या होता है हम अभी देखते हैं, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। जो ये हाइड्रोलिसिस है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन लॉग ऑफ के एक्स। इसको हम ग्राफ के ज़रिए ही आपको दिखाएंगे। ये यहाँ रहा ग्राफ, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है उस पे सिग्मा का वैल्यूज होता है। सिग्मा क्या होता है, लॉग ऑफ के एच डिवाइडेड लॉग ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाय के एच फॉर बेंजोइक एसिड। जो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो हमने कल देखा, नाइट्रो के लिए कितना, अमाइनो के लिए, मिथॉक्सी के लिए, वो सब हमने कल इसको कैलकुलेट किया और देखा कि ये क्यों माइनस है, ये क्यों प्लस है, इसका मैग्नीट्यूड कम क्यों है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा क्यों है, वो सब हमने कल देखा। और इसको भी इसके बाद आपको ये क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ये वाला पैरामीटर है सिग्मा पैरामीटर आपको लिटरेचर में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए लॉग ऑफ के एक्स यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सब्स्टिट्यूटेड रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय के एच यानी रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अनसब्स्टिट्यूटेड रिएक्टेंट के लिए आपको ये रेट को डिटरमाइन करना पड़ेगा। के एक्स और के एच की वैल्यूज़ को डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद हमने कल देखा कि अब आपको नाइट्रो का इफेक्ट देखना है, मेटा पे क्लोरो का इफेक्ट देखना है, पैरा पे ब्रोमो का इफेक्ट देखना है, तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, लिटरेचर से मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने एम नाइट्रो का वैल्यू हम ऐसे चेक कर सकते हैं। एम नाइट्रो का वैल्यू क्या था, एम नाइट्रो का वैल्यू 0.77 था, तो अब आप देखेंगे 0.77 यहाँ आएगा। ठीक है ना, और यहाँ से जो नाइट्रो का वैल्यू यहाँ से ऐसे आएगा, इन दोनों के यहाँ पे 0.77। अब आपको ये लिटरेचर में दिया हुआ है, या आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये आ रहा है। तो इसी तरह से मेटा का भी, पैरा का भी, है ना। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, मेटा का यहाँ पे वैल्यू इतना क्यों है। चलो आपके पास ये वैल्यू नहीं, हम ऐसे भी आप इसको ये कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो, मेटा है, क्लोरो है, पैरा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ एक पॉइंट होता है, यहाँ एक पॉइंट होता है, यहाँ पे पॉइंट होता है, आपको ऊपर लिखा होगा नाइट्रो, एक ग्रुप नाइट्रो है, एक क्लोरो है, ठीक है, मेटा क्लोरो है,
एक पैराक्लोरो है और एक ब्रोमो है, इस तरह से लिखा होगा। अब आपको देखना है कि ये पॉइंट किसका है, ये पॉइंट किसका है, ये पॉइंट किसका है, ये पॉइंट किस, तो आप इजीली कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो नाइट्रो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा था, और जो बेंजोइड आयन था वो इसको क्या कर रहे थे, स्टेबलाइज कर रहे थे, जिसकी वजह से सिग्मा का वैल्यू जो आ रहा था क्या आ रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था, ठीक है ना, प्लस में आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। और और नाइट्रो का इफेक्ट सबसे ज़्यादा था, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। तो आप ऐसे इस तरह कहेंगे ये वाला जो पॉइंट होगा मेटा नाइट्रो का होगा। अब यहाँ पे अगर क्लोरो है और मेटा क्लोरो और ब्रोमो का है, तो इनमें जो मेटा पे है और एक है, सॉरी यहाँ पे पैरा क्लोरो है, इन दोनों में से किसका ये टॉप पे आएगा, सिग्मा वैल्यू हाई किसका आएगा, मेटा का आएगा, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा दिखाते हैं एज कम्पेयर टू क्या, एज कम्पेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट, और मेटा पोजीशन पे इनका इंडक्टिव इफेक्ट प्रिडोमिनेट कर जाते हैं। तो ये वैल्यू डेफिनेटली क्लोरीन का होगा। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पे, आप इजीली पता कर सकते हैं कौन सा पॉइंट किसका होगा। और याद रखना जो ये वाला जो पॉइंट है दोनों का, अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का और अनसब्स्टिट्यूटेड आपका ये क्या था, ये आपका रिएक्शन था बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ पैरा सब्स्टिट्यूटेड पैरा सब्स्टिट्यूटेड इथाइल बेंजोएट का, ये वाला रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे ये आएगा, इसका KX/KH ये आपको डिटरमाइन करना है, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है, एक सिंपल सा एक लॉजिक लगा के आप देखो, जो KX और KH है, यहाँ पे आपको पता है नाइट्रो का, इन नाइट्रो के केस में क्या था, KX ग्रेटर देन KH था, यानी यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगाने से क्या हो रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था एज कंपेयर टू नॉन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ये पता है ना, क्योंकि इसका यहाँ पे 0 है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, देखो इस तरह से इंक्रीज हो रहा है ना। तो इससे हमें ये हमने कल ही इसको स्टडी किया था कि यहाँ पे दिस के नाइट्रो इज ग्रेटर देन क्या था, के एच, यानी अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से के नाइट्रो का रेट ऑफ रिएक्शन हाई था, इसलिए सिग्मा का वैल्यू क्या आ रहा था, हाई आ रहा था, के का वैल्यू हाई था। इसी तरह अगर आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे किसका वैल्यू आएगा, अनसब्स्टिट्यूटेड अनसब्स्टिट्यूटेड इथाइल बेंजोएट का वैल्यू यहाँ आएगा 0, ठीक। और यहाँ पे जाते जाते इसका वैल्यू ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम नाइट्रो की वैल्यू यहाँ देखते हैं ऐसे ऐसे, देखो नाइट्रो का KX जो है, के नाइट्रो इज ग्रेटर देन KH, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू ऊपर पॉजिटिव की तरफ है, के नाइट्रो इज ग्रेटर देन KH, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मिथाइल इथाइल बेंजोएट में नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे ऐड करते हैं, अटैच करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिस तरह से कहाँ इंक्रीज हुआ था, आपने जब मेटा पोजीशन पे क्या दे रहा था, अटैच किया था नाइट्रो ग्रुप को, ठीक। सिमिलरली दूसरा, हम हमेशा मैंने आपको कहा कि एक्सट्रीम कंडीशन को देखो, एक या तो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर हम अमाइनो की PNH2 क्या कर रहा था बेंजोइक एसिड में, इस तरह से देखो, इसका इस तरह डिक्रीज हो रहा है कि वो बेंजोइड आयन को डिस्टेबलाइज कर रहा था और इक्विलिब्रियम को रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट कर रहा था। तो इसलिए अमाइनो का हमें क्या वैल्यू आया था, अगर हम यहाँ पे देखेंगे बेंजोइक एसिड में सिग्मा का वैल्यू कितना आ रहा था, सिग्मा का वैल्यू अमाइनो का NH2 का -0.62 था, तो माइनस इस साइड में आएगा, -0.62 मीन्स यहाँ यही कहीं आ रहा है, ठीक। और इसका लॉग ऑफ KH का, यानी आपके इथाइल बेंजोएट का अगर हम अमीनो ग्रुप ऐड करते हैं तो यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से देखो आपका KH है, यहाँ पे KNH2 है, KNH2 है, कौन सा ज़्यादा है,
यहाँ डिक्रीज हो रहा है। यानी अगर हम ऐसे देखेंगे KNH2 फॉर इथाइल बेंजोएट जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेस देन KH, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, ये डिक्रीज करता है। यानी जो इसका इफेक्ट है वो सिमिलर टू बेंजोइक एसिड है, जो भी हमने कल डिस्कस किया बेंजोइक एसिड में कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इन केस ऑफ इथाइल बेंजोएट। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ ऐसे आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली जिस तरह से ये बेंजोइक एसिड में डिक्रीज कर रहा था, इसी तरह से इथाइल बेंजोएट में भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान देना कि हम जो अभी रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो टोटली सेम है डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड की तरह। लेकिन वहाँ पे हमें रो का वैल्यू क्या था, डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड में रो का वैल्यू था 1, क्योंकि वो हमारा स्टैंडर्ड रिएक्शन था। यहाँ पे रो का वैल्यू क्या है, 2.6। मीन्स यहाँ पे जो है स्लोप, ग्रेडियंट मीन्स स्लोप, जो स्लोप है वो 2.6 है, मोर देन 1। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसमें फास्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। ये याद रखना कि हमने रो का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था। जो रो होता है इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन, इज द कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन कहा था ना। बेंजोइक एसिड में क्या था, रो का वैल्यू 1 था और यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है, 2.6 आ रहा है। दैट मीन्स इसमें रो का वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है, दिस रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे होता क्या होगा से, अगर इस ग्राफ से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको एक सिंपल सा ग्राफ बना के दिखाऊंगा। से फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का ग्राफ है, तो हो सकता है ये वाला आपको इजीली समझ आए। यहाँ हम जीरो को यहाँ रखते हैं, ठीक है, जीरो। और राइट साइड में आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जाते हैं। यहाँ पे कौन से वैल्यूज आते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज, याद रखना। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैरेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैरेक्टर इस साइड में इंक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। हम बीच से नहीं, अब इसको यहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ पे कौन से वैल्यूज आएगा, माइनस वाली वैल्यूज, ठीक है, -0.1 में जो भी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो इस पॉइंट को जीरो, यानी हाइड्रोजन का वैल्यू जो है, जब ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच था ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, इस टाइप का कोई आप सिंपल से एक रिएक्शन हम समझने की कोशिश करते हैं। से यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, KX/KH, ये वाला जो आपका ये है Y एक्सिस पे। और यहाँ पे आपके पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे और यहाँ पे इस ज़ीरो के नीचे क्या आएंगे, नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, ठीक है। ये वैल्यूज को आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। जब हम बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, सिंपली आप दिमाग में रखो बेंजोइक एसिड, यहाँ पे क्या है, log ऑफ KX डिवाइडेड बाय क्या आएगा, log ऑफ KX डिवाइडेड बाय KH आएगा ना। अगर इस साइड में भी क्या है, सिग्मा है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा भी क्या होता है, log ऑफ KX डिवाइडेड बाय KH। जो स्टडी किया था क्या हेमेट ने, रेफरेंस एज ए रेफरेंस रिएक्शन कौन सा लिया था, डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। यानी आपके एक्स एक्सिस में भी log ऑफ KX डिवाइडेड बाय H, सॉरी एक्स एक्सिस में भी सिग्मा का वैल्यू log ऑफ KX डिवाइडेड बाय KH, और आपके वाई एक्सिस में भी log ऑफ KX। तो एक ही टाइप का हुआ ना। अब वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस समय आपको ये वाला ग्राफ मिल सकते हैं, स्ट्रेट ग्राफ, एक लीनियर ग्राफ, जिसका स्लोप क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों साइड में आपने क्या लिया है, स्लोप क्या होगा, 1। और हमने रो का वैल्यू भी वहाँ देखा था 1, जब हमने पहले कंसिडर किया था, ठीक है। अब एक ऐसा रिएक्शन है, जो कि वो रिएक्शन क्या है, स्लाइडली मोर सेंसिटिव है, यानी थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। अगर हम नाइट्रो ग्रुप को वहाँ ऐड कर रहे हैं, रिएक्शन को ज़्यादा फास्ट चल रहा है, तो उस समय हाँ एक चीज़ यहाँ रखना अपना, जो ये वाला पोजीशन किसको डिफाइन करोगे, हाइड्रोजन का, ठीक है। जितना हम यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप को ये हमें
रिलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ से, ये वाला नाइट्रो का हो सकता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग अलग, ए वाला अमाइनो ग्रुप का हो सकते हैं। इस तरफ जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला जो पॉइंट है जहाँ 0 0 मैच हो रहा है, ये वाला, ये आपका हाइड्रोजन अनसब्स्टिट्यूटेड क्या है, अनसब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन होगा। ठीक, आप कोई रिएक्शन जो हो रहा है, से फॉर एग्जांपल आपका ये वाला सबस्ट्रेट था ईथर वाला, ओ ई टी वाला, इस पे उस सबस्टिट्यूशन का जो है, सबस्टिट्यूएंट का एक्स का स्ट्रॉन्गली असर हो रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड इंक्रीज होता है। तो उस समय जो यहाँ से हमेशा याद रखना, ये ऐसे ही जाएगा, इसका स्लोप ऐसे ही जाएगा, याद रखना ऐसे, थ्रू इस हाइड्रोजन के थ्रू, सब यहाँ से ही जाएगा, क्योंकि हम उस ग्राफ में भी देख रहे थे ना। इसका स्लोप देखो अब ज़्यादा है, और रो इसका 1 था, इसका रो विल बी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि दिस रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा ग्राफ होगा से ये वाला अब थ्रू इसी पॉइंट से जाएगा हाइड्रोजन से, हाँ इस टाइप का रो, रो यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन दिस रो इज लेस देन 1, यानी आपके बेंजोइक एसिड से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। अगर इस पे हम नाइट्रो ग्रुप डालेंगे तो इतना फास्ट नहीं डिसोसिएट होगा जितना आपका बेंजोइक एसिड जा रहा था। से फॉर एग्जांपल ऐसे याद रखो कि इस पे जो आपका सबस्टिट्यूएंट का असर है वो इतना नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल इस टाइप का कोई रिएक्शन होगा, ये वाला, आपने यहाँ सबस्टिट्यूएंट डाला और यहाँ पे एक sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, फिर यहाँ पे आपका सब, यहाँ पे रिएक्शन आप कर रहे हैं, O नेगेटिव यहाँ है, तो ये इससे थोड़ा सा दूर हो गया ना, तो इस सबस्टिट्यूएंट के वेरी करने से इसके रेट ऑफ रिएक्शन पे इतना असर नहीं होगा। उस समय ग्राफ ये कहाँ आता है, लेस देन बेंजोइक एसिड आ जाते हैं, आपके रेफरेंस से भी और कम हो जाते हैं। जितना अब इसको दूर चला जाएगा, इसका फिर ये 0 के करीब आएगा, इसका स्लोप 0 हो गया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, स्लोप जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें स्लोप से जानकारी, बहुत सारी जानकारी मिलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, वेदर इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सबस्टिट्यूएंट्स और नॉट। अगर इस तरह से एक पॉजिटिव स्लोप, यानी स्लोप ऐसे जा रहा है ना, यहाँ से अमाइनो ग्रुप से हम राइट साइड की तरफ क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो रिएक्शन इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, जैसे बैलेंस ऊपर उठ नहीं उठता है, इस तरह से उठ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस समय स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा कम आ रहा है, ये आपका स्टैंडर्ड जो रिएक्शन है किसका है, स्लोप बेंजोइक एसिड का, उसका 1 है, तो इसके ऊपर ऐसे स्लोप आ जाए तो इसका मतलब है रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, मीन्स दिस रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। अगर स्लोप इसके नीचे आ रहा है, इस तरह से लेस देन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है द रिएक्शन इज लेस सेंसिटिव एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ये वाला केस आप दो याद कर लीजिए कि अगर यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जो रिएक्शन साइट है वो दूर चला जाता है, तो इस एक्स का असर इस सी पे तो कम होगा ना, इस ओ पे इसकी स्टेबिलिटी इतना असर नहीं करेगा ना, जब नहीं करेगा तो इसका रो का वैल्यू कम आएगा। ठीक, अगर इस पे इस सबस्टिट्यूएंट का इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे या इसके रिएक्शन पे ज़्यादा असर कर रहे हैं एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, तो इसका जो है स्लोप मोर देन 1 आएगा। ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, तो एक सिंपल सा आइडिया था, होता क्या चीज़ है एक्चुअल में। तो रो हमें बहुत सारा जानकारी देते हैं, और आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं अगर इस टाइप का एक रिएक्शन ऐसे दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे सिंपल सा आपको समझाने के लिए, यहाँ पे 0 0 रखते हैं, 0 तो मीन्स मेन आपका जो ये होगा, जो भी पॉइंट जाएगा इसके थ्रू से ये ग्राफ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास नाइट्रो है, इसके आपके पास Cl है, आपके पास NH2 है। ठीक है ना, 3 ग्रुप फिलहाल मैं आपको बोलता हूँ, एक का पोजीशन यहाँ आएगा, एक का पोजीशन आएगा, एक का पोजीशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, और आपको पता है 0 के इस साइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, विड्रॉइंग ग्रुप विथ पॉजिटिव सिग्मा वैल्यू, और इस साइड में
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है विथ नेगेटिव वैल्यू। अब आपको बोलता हूँ कि 1 2 3 इनमें से कौन सा पॉइंट किसको, और एक हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल, और आपका जो सबस्ट्रेट है ये है इस टाइप का, एक्स एक्स इसके साथ अटैच है और यहाँ वाई है इस टाइप का। अब एक्स की जगह पे मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ तो डेफिनेटली जहाँ जीरो है ये वाला पॉइंट किसका होगा, रिलेटेड टू हाइड्रोजन, व्हेन हियर एक्स इक्वल टू हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। अब आपको बोलता हूँ कि इन 1 2 3 पॉइंट में से नाइट्रो ग्रुप का कौन सा ये पॉइंट होगा, या ये होगा। तो आपको पता है नाइट्रो ग्रुप क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एक्सट्रीमली राइट साइड में आएगा आपके। तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट बिलोंग्स टू नाइट्रो होगा, नाइट्रो ग्रुप होगा, ठीक है। और NH2 क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी नेगेटिव इसका वैल्यू होगा। डेफिनेटली ये वाला जो पॉइंट होगा वो किसका होगा, NH2 का होगा, ठीक है। और जो बीच में जो बचेगा वो किसका होगा, Cl का होगा। आप इस तरह से इजीली आपके दिमाग में ये आइडिया रख सकते हैं, ठीक। और एक चीज़ याद रखना कि अगर स्लोप इस तरह से होगा, बिल्कुल इस तरह से आपका ये ग्राफ का प्लॉट ऐसे आ रहा है, जो हेमेट प्लॉट है वो ऐसे आ रहा है, उस समय क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, यानी हमारा जीरो से यहाँ से माइनस माइनस इसमें प्लस प्लस होता है ना, इंक्रीज हो रहा है इस साइड में, इंक्रीज हो रहा है, तो उस समय स्लोप जो होता है रो का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जितना स्टीप होता है ना इससे, इतना ही उसका पॉजिटिव वैल्यू क्या होता है, हाई होता है, ठीक। अगर आपका स्लोप ऐसे आ रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे जा रहा है इस साइड में, यानी आपका जीरो यहाँ है, फिर माइनस माइनस टू, ऐसे -1 सॉरी +1 +2 प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले साइड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। आप इसका मतलब आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऐड करने से रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उस समय ये क्या हो रहा है, ये उस समय आपका स्लोप जो रो का वैल्यू है नेगेटिव होता है। बस यही दो चीज़ आपको याद रखना है। दोनों चीज़ें यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि नेगेटिव कब आएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसी से आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो आपके पास दो किस्म के ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है। एक में अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहाँ जीरो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जो होगा, है ना। तो हमेशा याद रखना, आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, ऐसे याद रखो। तो रो का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऐसे होगा तो, यानी पॉजिटिव स्लोप होगा। जितना ये ऐसे स्टीप होगा रो का वैल्यू इतना हाई होगा, यानी मोर सेंसिटिव देन बेंजोइक एसिड। रो का वैल्यू इस तरह से स्लोप कम होगा तो ये इतना असरदार नहीं होगा, जैसे मैंने कहा था कि जो आपका सबस्टिट्यूएंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे इतना असर नहीं करेंगे। लेकिन से जे जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, आपका ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, उस समय रो का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है एज ए शॉर्टकट, ठीक है। तो जितना हम आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपके जो डॉट्स है और क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा, हियर फॉर द एस्टर हाइड्रोलिसिस व्हेन द सबस्टिट्यूएंट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द के वैल्यू इज हायर देन फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका एस्टर था ऐसे, ये आपका एस्टर था, यहाँ एक्स अटैच था, ठीक है। ये आपका सी डबल एस्टर हाइड्रोलिसिस हम कर रहे थे ना, यहाँ पे ओ एच जो है ये इस पे अटैक करेगा ऐसे, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका जो इंटरमीडिएट वो क्या बनेगा, ओ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ ओ ई टी होगा, ठीक है। ओ ई टी होगा, यहाँ से ओ एच अटैच होगा, यहाँ पे आपका एक्स है। अब अगर एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नाइट्रो ग्रुप होगा तो ये रेजोनेंस क्या इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ओ पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, जैसे कार्बोक्सिलेट सॉरी बेंजोइड आयन में हो रहा था। तो उस समय के एक्स ग्रेटर देन के एच आएगा। अब इसकी जगह पे मैं NH2 ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूँ, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से इसको डोनेट कर रहे हैं, तो ये इस स्टेट को क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो उस समय
KX का वैल्यू लेस देन KH होगा। सेम कंडीशन जो आप बेंजोइक एसिड में स्टडी कर रहे थे, लेकिन सिर्फ इतना है दिस रिएक्शन जो एस्टर हाइड्रोलिसिस है स्लाइटली मोर सेंसिटिव, थोड़ा सा इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। नाइट्रो ग्रुप के ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा हाई आ रहा है, क्योंकि इसका रो वैल्यू मोर देन 1 था, यानी वो हमें बता रहा है कि दिस रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। इतना याद रखना। अब आपको मैकेनिज्म, आप थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया आपको कि ऐसा है, यहाँ से ये OH इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल पे, फिर यहाँ से OH और यहाँ से ये बन जाएगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसका जो स्लोएस्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है यहाँ है। अगर यहाँ पे जो X है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, नाइट्रो ग्रुप होगा, तो इस ऑक्सीडेट आयन को, सॉरी, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग NH2 टाइप का होगा तो इसको फर्दर डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो हियर इंटरमीडिएट इज नेगेटिवली चार्ज सिमिलर टू हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोइक एसिड, so the effect of electron withdrawing groups will stabilize the intermediate। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग में आइडिया रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और उस चीज़ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगा। ठीक, अगर कोई रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो इसका मतलब उसके जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको स्टेबलाइज करते होंगे। ऐसा आपके दिमाग में अब आ जाएगा रो के वैल्यू को देखकर। ठीक है, उस पर हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, वी सी स्ट्रेट वे दैट देयर इज ए गुड कोरिलेशन बिटवीन हाउ फास्ट द रिएक्शन गोस एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा। इन अदर वर्ड्स द पॉइंट लाइन मोर, और एक स्ट्रेट लाइन आया ना, एक स्ट्रेट कोरिलेशन हमें आया था इसमें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये आपको ये रिवाइज कर रहा हूँ। द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्रेडियंट मीन्स द स्लोप ऑफ दिस बेस्ट फिट लाइन गिव द सिंबल रो, जिसको हम रो से दिखाते, टेल अस हाउ सेंसिटिव द रिएक्शन इज टू सबस्टिट्यूएंट इफेक्ट इन द कंपैरिजन विद द आयनाइजेशन ऑफ द बेंजोइक एसिड। तो ये रो का वैल्यू हमें दिखाता है कि कितना सेंसिटिव है वो रिएक्शन एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। अगर वो एक स्टीप ऐसे आए तो बहुत सेंसिटिव है, कम इसका लाइन ऐसे आए तो वो लेस, ये ऐसे आए तो हाई सेंसिटिव, ऐसे थोड़ा सा कम आए तो लेस सेंसिटिव। आपका 20 से जाता है बेंजोइक एसिड, है ना। तो मोर देन 1 होगा तो हाई सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव होगा वो रिएक्शन टुवर्ड्स दीज पॉइंट्स, दीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, है ना। अगर कम होगा तो लेस सेंसिटिव होगा। इस चीज़ को आपने देखा। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा था, 2.6 आ रहा था एस्टर हाइड्रोलिसिस में, जो आपने ग्राफ प्लॉट करके देखा हो 2.6। तो इसका मतलब ये है कि दिस टेल अस दैट रिएक्शन रिस्पॉन्ड टू सबस्टिट्यूएंट इफेक्ट इन द सेम वे, बिकॉज पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव किसका भी आ रहा था, बेंजोइक एसिड का +1 हमने ये रखा था ना एज द आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक, बट मच मोर देन 10 raised power 1.6 टाइम्स मोर ये फास्ट है, बिकॉज 2.6 माइनस करेंगे 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1.0 आएगा, तो 1.6 आया था, यानी 10 रेस पावर, ये लॉग में है ना, लॉग में है, तो अब ये 1.6 टाइम्स ज़्यादा नहीं होगा, 10 रेस पावर 1.6 टाइम्स ज़्यादा फास्ट होगा, मोर सेंसिटिव होगा एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। इस चीज़ को आपको याद रखना। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग में रखना है, अगर रो का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, अभी देखा, रो का वैल्यू ग्रेटर देन 1 यानी पॉजिटिव में मोर देन 1, रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव देन हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोइक एसिड। उस समय वो रिएक्शन ज़्यादा सेंसिटिव होगा एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। यानी बेंजोइक एसिड में कौन से सबस्टिट्यूएंट उस पे इफेक्ट कर रहा था, वो सबस्टिट्यूएंट इस पे भी इफेक्ट करेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा फास्ट इफेक्ट करेगा, ज़्यादा। अगर नाइट्रो ग्रुप के
डालने से रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो रहा था बेंजोइक एसिड में, तो यहाँ पे एस्टर हाइड्रोलिसिस में या जिनका रो का वैल्यू मोर देन 1 होगा उनमें नाइट्रो के ग्रुप डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। मीन्स हाई सेंसिटिव का मतलब ये है। अगर रो का वैल्यू मोर देन यानी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा, यानी नेगेटिव में नहीं होगा, और ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा, तो रिएक्शन होता है लेस सेंसिटिव देन बेंजोइक एसिड। यानी नाइट्रो ग्रुप के डालने से उतना रिएक्शन फास्ट नहीं होगा जितना बेंजोइक एसिड में हो रहा था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। We can say that row with slope give slope जो है give us information about the intermediate। अब अभी मैंने कहा था आपको ये हमें इंटरमीडिएट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जो हमारा ये रो है वो सेंसिटिविटी ऑफ द रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी इस आपने जो सबस्टिट्यूएंट अटैच किया है ना इस बेंजीन रिंग पे, इस बेंजीन रिंग पे जो आपने सबस्टिट्यूएंट अटैच किया है और इस पे आप रिएक्शन कर रहे हैं, ये रो, इस रो का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि इसका जो इफ़ेक्ट है इस पे कितना है। जितना रो का वैल्यू कम आएगा इसका मतलब है कि इस सबस्टिट्यूएंट का इस रिएक्शन पे इतना असर नहीं है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रो का मतलब अभी इतना याद रखना है हमें, पॉजिटिव रो वैल्यू का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इन द ट्रांजिशन स्टेट, मोर इलेक्ट्रॉन इन द ट्रांजिशन स्टेट देन इन द स्टार्टिंग मटेरियल, ये याद रखना है। पॉजिटिव रो का मतलब क्या है? पॉजिटिव रो का मतलब ये है कि इसके ट्रांजिशन स्टेट में, पॉजिटिव रो का मतलब जैसे मैं अभी फिर से ही आपका थोड़ा सा ऐसे आपको, ये वाला इसका ट्रांजिशन स्टेट है फॉर एग्जांपल, है ना, यही था ना हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में O पे नेगेटिव था और यहाँ पे हमें NO2 लगाने से क्या हो रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था और हमें रो का वैल्यू क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। मीन्स इसके जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है या जो इसके ट्रांजिशन स्टेट है उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तभी तो विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। यही बता रहा है कि पॉजिटिव रो वैल्यू का मतलब है कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द ट्रांजिशन स्टेट एज कंपेयर टू का क्या आपके एज कंपेयर टू आपके रिएक्टेंट में, स्टार्टिंग मटेरियल में यहाँ क्या था, यहाँ पे क्या था, एच था ना, यानी इस पे इतना नहीं था। देखो जो ही इसने एच लॉस किया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई, तो रो का वैल्यू पॉजिटिव आते ही आपके दिमाग में आएगा जो इसमें रिएक्शन जो हो रहा है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, शायद उस इंटरमीडिएट में आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव रो का मतलब क्या है, उससे क्या हो रहा था, नेगेटिव रो मीन्स इलेक्ट्रॉन इन द फ्यूअर इलेक्ट्रॉन, यानी इस टाइप का कंडीशन। ये आपका कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपका जैसे ये वाला अमोनियम आयन कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा ना, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, फिर से ये जो आपका क्या नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। जैसे एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि लो डेंसिटी का मतलब क्या है, हम नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे पॉजिटिव भी नहीं बोलेंगे, फिलहाल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर रो का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल। से NH2 अमोनिया था आपका, सॉरी इनिलीन था, NH2 है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, स्टार्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसके ट्रांजिशन स्टेट में, इस टाइप का कोई कंडीशन होगा तो उस समय रो का वैल्यू नेगेटिव आता है। बस फिलहाल आप ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, एक रो का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, द रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव देन बेंजोइक एसिड। अगर रो का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो लेस सेंसिटिव देन बेंजोइक एसिड। अगर रो का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसके ट्रांजिशन स्टेट के अब रिलेटेड है,
अगर रो का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इसके ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी सी हाई होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज हो रहा है। रो का वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ये क्या होता है, स्टेबलाइज होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला मैंने आपको पहले ही समझाया कि अगर इस तरह से स्लोप आए तो नेगेटिव है, इस तरह से स्लोप आए तो पॉजिटिव है। यानी आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऐसे जा रहा है तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डालने से, ये याद रखो। यानी स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डालने से रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो टूवर्ड्स द एरोमेटिक रिंग इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो रही है, यानी आपने यहाँ एक ऐसा कुछ लगाया ना जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है किसकी तरफ, बेंजीन रिंग की तरफ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई था। रो नेगेटिव का क्या मतलब है, रो नेगेटिव का मतलब है कि इस टाइप का कोई कंडीशन है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने NH2 लगाया और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज कोई है, ठीक है ना, कोई सबस्टेंस यहाँ पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन की फ्लो यहाँ से यहाँ हो रही है, यहाँ से इस तरफ बाहर जा रहे हैं, अब यहाँ पे इसकी तरफ आ रहे हैं ना, इस रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो अवे फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग हो रहा है, इसको याद रखना है। अब एक एग्जाम्पल लेंगे, वो इक्विलिब्रियम विद पॉजिटिव हेमेट रो वैल्यूज किस किस में आते हैं। अब आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड है, दिमाग में सीधे वो लाओ, ये वाला आपको आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, यहाँ से H निकल जाएगा, बेंजोइड आयन यहाँ बनेगा, और रो का वैल्यू 1 है, क्योंकि हम बाई डेफिनेशन इट इज़ रो इक्वल टू 1। हमने पहले ही, ये हमारा स्टैंडर्ड रिएक्शन है, और मैंने ग्राफ के जरिए बताया कि एक लीनियर सीधा ग्राफ आएगा, रो का वैल्यू 1 ही भी आएगा, और बाई डिफ़ॉल्ट या बाई डेफिनेशन रो का वैल्यू 1 है फॉर बेंजोइक एसिड, डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक। अब इसको आप ये करो, इनको आप फिलहाल देखो ही मत। अब देखो यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट है, बेंजीन रिंग है, जिस तरह से बेंजोइक एसिड में बेंजीन रिंग है, CO2H है जिस तरह बेंजोइक एसिड में, लेकिन यहाँ एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जो कि इस रिंग से, इस सबस्टिट्यूएंट से इस COH को थोड़ा सा दूर कर रहा है। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन इसका, इस X का इफेक्ट, इस सबस्टिट्यूएंट का इफेक्ट इस COH पे क्या होगा, कम होगा। दैट इज वाई इसका वैल्यू लेस देन क्या है, 1 है, जो हम अभी आपको बोल रहे थे, स्लोप थोड़ा ऐसे आएगा। अब यहाँ देखिए, ये और इस X से दूर हो जाए, रिएक्शन साइड आपका यहाँ है, रिएक्शन यहाँ होना है, लेकिन X का असर यहाँ यहाँ पहुँचते पहुँचते कम हो जाएगा ना, ऑलमोस्ट 0 के बराबर, यानी इक्वल टू हाइड्रोजन ही हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ होता है तो यहाँ 0 होता है ना, इसी तरह से ये भी 0 के बराबर आ रहा है, मीन्स इसका कोई असर इस पे नहीं होगा, जितना ये दूर चला जाएगा। लेकिन इसके बीच में अगर एक कंजुगेशन डाल देते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो जाएगा। देखो, बिकॉज ऑफ कंजुगेशन रेजोनेंस हो जाता है ना, तो थोड़ा सा सिग्नल यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसका इफेक्ट इस तक पहुँच जाएगा, फिर से 0.5 बढ़ने लगते हैं। तो इन कंडीशन में रो का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जब ये अवे फ्रॉम द रिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा लेस देन 1 होता है, बिकॉज ये एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड दीज रिएक्शन साइट्स आर मच मोर फार अपार्ट फ्रॉम द सबस्टिट्यूएंट। ये बहुत सबस्टिट्यूएंट से बहुत दूर चला जाते हैं एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, तो इसलिए इनका वैल्यू लेस देन 1 आता है, लेकिन 0 नहीं होता है, क्योंकि इसका इफेक्ट है फिलहाल, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो इनमें रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए रो का वैल्यू यहाँ पे है। ये चीज़ कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से जितना दूर हो जाएगा रो आयनाइजेशन कम हो जाएगा, और इसका इफेक्ट जितना डिस्टेंस हो जाएगा कम हो जाते हैं, जितना बीच में जो सैचुरेटेड कार्बन होता है उतना रो का वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं।
और जब हम कोई रिएक्शन प्रूव करना चाहें किसी जगह और आप वहाँ पे एरोमेटिक बेंजीन रिंग यूज़ कर रहे हैं, वो जो रिएक्शन सेट है बेंजीन रिंग से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय सब्स्टिट्यूएंट का असर नहीं होगा, आपको कोई एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये याद रखना। अगर हम रिस्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को वाया डबल बॉन्ड वहाँ कंजुगेशन, तो वहाँ पे रो का वैल्यू फिर से इंक्रीज होने लगता है। अब ऐसा कोई केस, इफ द नेगेटिव चार्ज on the anion can actually be delocalized around the ring as with the substitute phenol, we should expect the size of row to increase। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होना, डायरेक्टली इन कंजुगेशन विद द रिंग है। से फॉर एग्जांपल इसने लॉस किया H पॉजिटिव को, तो यहाँ फिनॉक्साइड आया, दिस फिनॉक्साइड इज इन डायरेक्ट कंजुगेशन विद द रिंग। वहाँ क्या था, वो डायरेक्ट कंजुगेशन में नहीं था बेंजोइक एसिड में, ये केस था ना, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये O नेगेटिव इस रिंग के साथ डायरेक्ट कंजुगेशन में नहीं था, इसलिए इसका रो का वैल्यू 1 था। अब यहाँ पे क्या है, रो का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 से कम की ज़्यादा, क्योंकि अब ये इसका इफेक्ट, इस X का इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट और ज़्यादा होगा, क्योंकि दिस नेगेटिव चार्जेस इन डायरेक्ट कंजुगेशन विद द बेंजीन रिंग। उस समय जो रो का वैल्यू आता है मोर देन 1 आता है, पॉजिटिव तो आएगा, मोर देन 1 आएगा, 2.3 स्लोप ऐसे आएगा। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे जैसे और एक चीज़ यहाँ पे हमने ये देखा था कि रो का वैल्यू, हाँ एक ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस में होगा तो हाई होगा, तो ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, यही हाई है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके, यानी इस रिएक्शन को अगर थोड़ा आप गौर से ध्यान से देखेंगे तो रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कि इसके ट्रांजिशन स्टेट में, या इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, इसकी सिर्फ दो, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द ट्रांजिशन स्टेट एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल हाई है, तो यहाँ रो का वैल्यू प्लस में आएगा। प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ देखिए, और ज़्यादा भी है, मोर देन 1, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज इन डायरेक्ट कंजुगेशन विद द benzene ring and electron withdrawing, the effect of electron withdrawing group will be high। यहाँ देखिए अमोनियम आयन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट एक्स अटैच है, और इसके बाद डीप्रोटोनेशन, यहाँ प्रोटोनेशन हो रहा था, यहाँ डीप्रोटोनेशन हो रहा है, एमाइन बन रहा है, और रो का वैल्यू लेकिन इससे ज़्यादा है। आप सोचिए ऐसा क्यों, पहले सोचिए पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव, अब यहाँ पॉजिटिव में आप देखिए रो का वैल्यू कब पॉजिटिव आता है, जब स्टार्टिंग मटेरियल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके ट्रांजिशन स्टेट में हाई होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, कम से कम इसमें लोन पेयर तो है, इसलिए रो का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब ज़्यादा क्यों है, इससे 3.2 है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपके रिएक्टेंट में कोई कंजुगेशन होने के चांसेस क्या, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं होगा, लेकिन आपके प्रोडक्ट में कंजुगेशन पॉसिबल है, या मींस ये जो इक्विलिब्रियम है यहाँ प्रोडक्ट की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसका एक स्टीप यहाँ पे एक लाइन आएगा, रो वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे आ सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रो को आपको पता करना होता है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, साइन ऑफ द रो भी आप पता कर सकते हैं। ये यही चीज़ हो गया जो मैंने अभी कहा, जो फिनोल और जो इसका फिनॉक्साइड आयन है, दोनों डायरेक्ट कंजुगेशन में है ना, तो लार्जर आयनाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम साइड इसलिए है क्योंकि डीलोकलाइज लोन पेयर कंजुगेट बेस, हाँ यही चीज़ हो गया कि एरेनियम आयन में कोई कंजुगेशन नहीं हो रहा था, जो एनिलीन था उसमें कंजुगेशन हो रहा था, इसलिए रो का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। अब रिएक्शन, ये तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन थे जिसमें रो का वैल्यू, अब कोई कंप्लीट रिएक्शन जिसमें रो का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव आते हैं, तो ऐसे रिएक्शन में देखा गया रो का वैल्यू 2 to 3 आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एस्टर हाइड्रोलिसिस।
हमने अभी अभी स्टडी किया एस्टर हाइड्रोलिसिस में रो का वैल्यू +2.3 था ना शायद। इसी तरह से विटिंग रिएक्शन का एक एग्जांपल है ये वाला। यहाँ पे देखो आपको फिर से देखना है कि आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और यहाँ पे ये वाला कंडीशन बन रहा है, और जो ये वाला स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ आपको देखना है कि जो आपका एक्स है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। जब ये स्टेबलाइज करेगा तो दिस रिएक्शन विल बी दिस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। तो रो का वैल्यू यहाँ पे +2.7 आएगा। प्लस क्यों आ रहा है इसको भी आप देख सकते हैं। इसके जो आपका ये ट्रांजिशन स्टेट है ये वाला, इसमें ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ऑक्सीजन पे देखते हैं तो क्या है, स्लाइडली हाई है ना। इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इसके रेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो प्लस में, और 2.7 इतना हाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको हाईली स्टेबलाइज कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डिलोकलाइज हो रहा है विद इन द रिंग, जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज आपके रिएक्शन साइड पे ये फर्दर क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है अराउंड द बेंजीन रिंग, इसलिए इसका रो वैल्यू भी बहुत ही हाई है। अब आपको थिंक अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ रो वैल्यूज फॉर, तो इस रिएक्शन का आपको रो का साइन पता करना है और कितना मैग्नीट्यूड होगा, मोर देन 1 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे ये पैरा पे सब्स्टिट्यूट है x, ये CH3 इंडिकेट करिए CH3, और यहाँ Cl अटैच है यानी बेंजीन रिंग CH3 यहाँ पे x, यहाँ पे CH3OH इस तरह से। इसको आप कोशिश कीजिए इसका रो वैल्यू क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज थोड़ा सा हमने एक नए कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, रेट कांस्टेंट, रो के वैल्यू के बारे में। यानी रो हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। इन शॉर्ट आप इतना याद रखो, रो का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है दैट मीन्स आपके जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, हाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से उस समय रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। अगर आपका रो वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द ट्रांजिशन स्टेट क्या है, लो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उस समय रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ये वाला इसका कुछ एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके भी एग्जांपल कुछ पढ़ेंगे। और अगर रो का वैल्यू मोर देन 1 है तो इसका मतलब ये भी है कि दिस रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन इसका रो का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आता है, नेगेटिव नहीं, 0 और 1 के बीच में आते हैं, दिस रिएक्शन इज लेस सेंसिटिव एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। तो आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया आया होगा।